बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एडिशनल क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर मैं 190 क्वेश्चन 190 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम बचे कुचे अप्रॉक्सीमेटली 191 टू 289 है ना, कुछ 98 क्वेश्चंस के आसपास आज हम सॉल्व करने वाले हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग करेंगे बच्चों बिल्कुल फिनिश। ठीक है, बिल्कुल फिनिश। तो बच्चों बहुत मेहनत चल रही है, अबे तुम्हारी नहीं मेरी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ऑब्वियसली वो आपको करना ही चाहिए, है ना। और बच्चों इस वीडियो सीरीज से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ किसी के साथ शेयर करने में उसको भी फायदा हो सकता है, तो बच्चों भलाई की सप्लाई जारी रखिए। इस वीडियो लिंक्स को आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए जिनका और भी भला बच्चों का हो सके, जिससे राइट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 191 एंड ऑनवर्ड टिल द एंड। आइए बच्चों मेरे साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 191। ओके, हो 191 dash is used when the distribution pattern has to be studied at varying level। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी कर रहे हो, डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी कर रहे हो, लेवल का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट पोजीशंस पर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी कर रहे हो डिफरेंट पोजीशन पर, तो बच्चों पोजीशन आप मुझे बताओ, खुद ही समझदार हो। पोजीशन जो होती है, जो पोजीशनल एवरेजेस होते हैं वो मीन नहीं होता साहब, मीडियन नहीं, वो मोड नहीं होता सर, वो क्या होता है मीडियन। तो इसलिए 191 का आंसर रहेगा बी, ठीक है ना, पोजीशन के हिसाब से मीडियन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 192 द एवरेज डिस्कवर्स। अब डेटा जो है आपका वो वेरिएबिलिटी होता है, वेरिएबल डेटा होता है, अलग अलग होता है। तो एवरेज डिस्कवर्स यूनिफॉर्मिटी इन द वेरिएबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही है। देखो सर, एक सेट ऑफ डेटा है, अलग अलग सारे नंबर्स हैं, दूसरा सेट ऑफ डेटा है वो भी अलग है, तीसरा सेट ऑफ डेटा है वो भी अलग है, तीनों का मीन निकाल लिया, मान लीजिए मीन लगभग उन तीनों का बराबर आ गया, तो वेरिएबिलिटी में सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी आपको कौन निकाल के देगा सर? एवरेजेस, ठीक है। तो 192 192 का ए ऑप्शन करेक्ट है। द एवरेजेस डिस्कवर्स यूनिफॉर्मिटी इन द वेरिएबिलिटी, ए। 193 द एवरेज हैज रेलेवेंस फॉर। देखो बच्चों, अगर आपकी रेलेवेंस है ना, रेलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट। द एवरेज हैज रेलेवेंस फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन। बच्चों अगर पॉपुलेशन पहले से ही सारे नंबर एक जैसे हैं तो आप एवरेज करके क्या करोगे? वही सारे नंबर अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव ही हैं फिर तो, है ना। तो होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए आप एवरेज करके भी क्या करोगे? हिट्रोजीनियस, अगर सारे नंबर अलग अलग हैं, हिट्रोजीनियस डेटा है, तो उस हिट्रोजीनियस डेटा में अगर आप मीन निकाल लेते हो, मीडियन निकाल लेते हो, मोड निकाल लेते हो, तो फिर आप जो है वो हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन में कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने के काम कर रहे हो, कुछ ऐसे नंबर्स को निकालने के काम करो जो वो वेरिएबिलिटी में सिमिलैरिटी ढूंढ के निकाल रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो हिट्रोजीनियस डेटा में काम आएगा आपका एवरेज। ओके, 194 द करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड इन। बच्चों हमने इससे पीछे की वीडियोस में भी बात करी है कि सीरीज दो तरह की होती है, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव, है ना। तो जो आपकी इस प्रकार की सीरीज है, लेट से x 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस तरह की जो सीरीज है दैट इज इंक्लूसिव सीरीज। तो इसमें आप करेक्शन फैक्टर लगा करके इसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो बच्चों ऑप्शन होना चाहिए इसका इंक्लूसिव, लेकिन अगर आप इसका इंस्टीट्यूट मटेरियल का आंसर देखेंगे तो बेटा आंसर में आपके पास है एक्सक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे नहीं पता भाई क्यों है एक्सक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, या तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है बच्चों, इसको आप मार्क कर लीजिए, या तो क्वेश्चन गलत है, और या फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। बस मेरे को और कोई इसमें कोई आइडिया और है नहीं, है ना, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो चीज़ ठीक नहीं है तो नहीं है, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार इसमें करेक्शन फैक्टर लगता है, भाई जब इसमें लगता है तो इसी में लगता है। इंक्लूसिव सीरीज में करेक्शन फैक्टर लग के आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो, लर्न कर सकते हो, इसको रट्टा मार लो, एक्सक्लूसिव सीरीज लर्न करके और काम चला के आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। 195 ओके, mean has the least sampling variability
प्रूव द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। यार ऐसा है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन में ऐसा कुछ नहीं था कि मीन हैज द लीस्ट सैंपलिंग वेरिएबिलिटी। आपको अगर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आपने क्लास में देखी हो, लेक्चर्स में देखी हो मेरी क्लासेस में, तो आपको मीन की 4 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बच्चों बताई थी। पहली मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो रहती है मीन की, वो होती है सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक्चुअल डेविएशंस लें, उसका सम करें 0 आता है। दूसरी बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी मीन की आपने पढ़ी है कि मीन इज अफेक्टेड बाय ड्यू टू द चेंज इन ऑरिजिन एंड ड्यू टू द चेंज इन स्केल। वो पढ़ी है हमने मीन की प्रॉपर्टी। और तीसरी हमने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी, इफ ऑल द वैल्यूज आर के इट्स मीन इज के। ये बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी थी। चौथी जो कि मीडियन की भी है, मोड की भी है। और चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, है ना, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n। यार कहीं ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने मीन है सैंपलिंग वेरिएबिलिटी? भाई बिल्कुल नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है। मीन हैज द लीस्ट सैंपलिंग वेरिएबिलिटी। पहली बात तो मीन की लीस्ट सैंपलिंग वेरिएबिलिटी भी नहीं होती यार। मीन सैंपल अगर वेरी करोगे तो मीन तो इफेक्टेड होता है ना, मीन तो इफेक्टेड होता है। तो ये तो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तो ऑप्शन बी होना चाहिए। ना तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है और ना ही ऐसा है कि लीस्ट सैंपलिंग वेरिएबिलिटी है। मीन के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, अगर सैंपल बदल दोगे तो फर्क पड़ेगा। तो गलत है सर, फॉल्स। 196, द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0 इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। क्या क्वेश्चन है भाई? द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0 इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अभी आप देखो कि अगर ये हमने ये तो पढ़ी थी सर मैथमेटिक्स, सिग्मा क्या था, x माइनस एक्स बार, है ना, पूर्व लिखते हैं सर, वही मैंने पढ़ाया था आपको। x माइनस एक्स बार, इसका सिग्मा अगर कर दोगे तो ये आपको 0 देगा। ये सही है सर, है ना। तो 196 196 का ये आंसर ट्रू है। चलो, द मीन ऑफ द टू सैंपल्स कैन बी कंबाइंड इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। द मीन ऑफ द टू सैंपल्स कैन, हाँ ठीक है, वो एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पड़ा था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। ये पहले वाले सैंपल का मीन है, दूसरे वाले सैंपल का मीन है अपॉन n1 प्लस n2। ये ठीक है सर, ट्रू है। ये हमने सैंपलिंग इसकी मीन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। 198, choices of assumed mean does not affect the actual mean is the mathematical property of mean. Choices of the assumed mean does not affect the actual mean. ये भी सही है यार। आप कोई भी जो है assumed mean ले सकते हो, ठीक है। x की पूरी सीरीज में से आप किसी भी एक नंबर को, या इस सीरीज में से ना भी हो, किसी भी एक नंबर को एज्यूम लेकर के आप साथ में क्या कैलकुलेट कर लेते हो, dx, और आपकी मर्जी की बात है। और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मीन के ऊपर ओरिजिन, और जब ऐसा आप माइनस करते हो तो ये ओरिजिन इफेक्ट करता है। और मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्यू टू द चेंज इन ओरिजिन, मीन इज ओनली अफेक्टेड बाय ड्यू टू द चेंज इन स्केल। तो असल में तो ये बच्चों ये इफेक्ट जो है ये मीडियन पे भी नहीं पड़ता, और ओरिजिन का, और मोड पे भी नहीं पड़ता। तो यस, ये सही है सर, बात इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 198 का ए ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिक समझते हो, या तो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड या नेगेटिवली सिक्यूर्ड, एसिमेट्रिक। इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिक distribution, mean can be found out from the given values of median and mode is the mathematical property of mean। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। आपकी ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर लागू होती है? आपकी ये प्रॉपर्टी लागू होती है मोड पे, ठीक है ना। आप ये तो कर सकते हो कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, लेकिन वो कहता है इन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ मीडियन एंड मोड। नो, वी कैन फाइंड आउट ओनली मोड, वी कांट फाइंड आउट मीन एंड मीडियन। तो इट्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। दिस इज द मोड इफ वी कैन डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 200, द मीन वेजेस ऑफ टू कंपनीज आर इक्वल। अच्छा जी, आपकी पहली कंपनी x1 बार उसका निकाल लिया हमने, पहली कंपनी को हमने x1 से डिनोट किया, उसका x1 बार निकाल लिया, और दूसरी कंपनी का मीन है x2 बार,
ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट द वर्कर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इक्वली वेल ऑफ। ये अगर दो कंपनीज का मीन बराबर है x1 बार इज इक्वल टू x2 बार, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब दोनों कंपनीज के एम्प्लॉइज जो हैं वो इक्वली वेल ऑफ हैं, इक्वली पेड ऑफ हैं, इक्वली मतलब हम उनको इक्वली ही सारी चीजें पे ऑफ कर रहे हैं, सब बराबर बराबर वो कमा रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, हो सकता है कि हर बंदा मतलब इसके 50 एम्प्लॉई और उसके 50 एम्प्लॉई हर एक की सैलरी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गई, इक्वली पे ऑफ हो गई, इक्वली वेल ऑफ हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, मीन ही तो बराबर है यार। हमने 50 का सम किया, 50 से डिवाइड किया, उसके 50 का सम किया, 50 से डिवाइड किया। हो सकता है उसके 4 मेंबर्स, पहली कंपनी के 4 मेंबर बहुत बढ़िया कमा रहे हो और बाकी के 46 मेंबर की सैलरी बहुत कम हो, लेकिन मीन उसका कितना आ गया, मीन उसका आ गया 50,000 रुपए पर मंथ। यहां पर 50 के 50 मेंबर्स लगभग 50,000 के आसपास कमा रहे हैं, तो यहां पर भी मीन कितना आ गया 50,000। तो भाई मीन ही तो बराबर है, एक्चुअल में हर मेंबर दूसरे के ग्रुप के हर मेंबर के बराबर थोड़ी कमा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, तो 200 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फॉल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 201, द मीन वेज इन अ फैक्ट्री ए इज 6,000 वेयर एज इन फैक्ट्री बी इट इज 5,500। इट सिग्निफाइज दैट फैक्ट्री ए पेस मोर टू ऑल इट वर्कर्स देन फैक्ट्री बी। नहीं भाई, सबको क्यों ज्यादा दे रही होगी यार, एवरेज सैलरी ही तो ज्यादा है ना। इट सिग्निफाइज दैट फैक्ट्री ए पेज मोर टू ऑल इट्स वर्कर्स देन फैक्ट्री बी। जरूरी थोड़ा है यार, फैक्ट्री बी में कोई वर्कर होगा भाई वो जो फैक्ट्री ए के वर्कर से ज्यादा कमा रहा होगा, है ना। आप हर वर्कर फैक्ट्री ए का थोड़े ना ज्यादा कमा रहा होगा फैक्ट्री बी से। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी की अगर हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा है उससे, तो हर वर्कर दूसरे से ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। सो द ऑप्शन इज फॉल्स। तो 201 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 202, मीन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज, भाई अब मीन थोड़ा निकालना सिखाऊंगा यार, सबका सम कर दो, n से डिवाइड कर दो, जो ऑप्शन है वो ठीक है बस, और क्या। ठीक है, मीडियन ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। लॉ करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सबसे पहले 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद में 12 दो बार, उसके बाद में 13, उसके बाद में 15, उसके बाद में 15। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 में बीच की दो टर्म है, वो कितनी है सर, बीच की दो टर्म है 12, तो इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। तो 12 + 12 अपॉन 2, सो मीडियन क्या आ गया फिर से 12। तो 203 का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 204 पे आ जाइए। मीडियन ऑफ 0.3, बेटा ये 0.3 नहीं है, ध्यान समझना मेरी बात को, 0.3 नहीं है, ये 0 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 12 है, 0 है, 2 है, और ये 0 और 3 है, मतलब कहने का है। तो इसको आप अरेंज करो मीडियन निकालने के लिए। 0, देन एक बारी और 0, देन 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा बीचों बीच की टर्म ढूंढो, बीचों बीच की टर्म 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बीचों बीच की टर्म है 5, है ना, जिसको आप n+1/2th टर्म बोलते हैं। तो n इज हियर 9, तो 9 + 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5th टर्म। सो 5th टर्म इज हियर इटसेल्फ 5, सो मीडियन इज 5। तो 204 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 205 पे आइए। 205 क्या है, मोड ऑफ दिस वन, कौन सबसे ज्यादा रिपीटेड है भाई, कौन सबसे ज्यादा, सर 0 है क्या, अरे 0 है यार, 0 2 बार है, तो मोड क्या हो गया, 0 हो गया। बी, मोड ऑफ दिस देख लो यार, कौन सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3, 15 3 बार है, तो 15 हो गया सीरीज का मोड। मीडियन ऑफ दिस वन ये कर लेना, हो जाएगा। मोड 208 में मोड निकालना है, मोड फिर वही देख लो सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 30, 1 2 3 4, 30 है मोड।
209 dash in a particular dash in particular helps in finding out the variability of the data. तो वेरिएबिलिटी है ना, वेरिएबिलिटी, डिफरेंसेस, स्कैटरनेस अगर आपको निकालना है, वेरिएबिलिटी चेक करनी है तो किससे निकालते हो? डिस्पर्शन प्रॉपर, ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा है ना। वेरिएबिलिटी अगर निकालनी है, फैलाव अगर निकालना है, स्कैटरनेस अगर आपको निकालना है तो किस चीज को डील करते हो सर? डिस्पर्शन को डील करते हैं। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ये फर्स्ट ऑर्डर के एवरेजेस हैं, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो आपके सेकंड ऑर्डर के एवरेजेस हैं। ये थ्योरेटिकली बातें हैं, ये लिखी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप लर्न करें। 210, 211 जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं वो फर्स्ट डिग्री के हैं, और जो डिस्पर्शन के मेजर्स हैं वो सेकंड डिग्री के मेजर्स, इनको ऑर्डर के, इनको एवरेजेस बोलते हैं। 11, 12, 212, 212 in measuring dispersion it is necessary to know the amount of dash and the degree of dash. अच्छा, in measuring dispersion it is necessary to know the amount of dash and the degree of dash. dispersion में आप क्या निकालते हो? amount of variation and the degree of variation. variation ही निकालते हैं सर, और क्या कुछ निकालते नहीं। dispersion का मतलब ही क्या है? variability को चेक करना। so the amount of variation and the degree of वेरिएशन है ना, मीडियन थोड़ी ना, मीडियन वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अमाउंट ऑफ वेरिएशन एंड द डिग्री ऑफ वेरिएशन निकालते हैं हम साहब। 213 ओके, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज डेजिग्नेटेड एज डैश मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अमाउंट ऑफ वेरिएशन, अगर आप वेरिएशन निकाल रहे हो, देखो अमाउंट ऑफ वेरिएशन दूरी निकाल रहे हो तो वो एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है ना। और अगर आप डिग्री ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हो तो वो आपका रिलेटिव मेजरमेंट है। डिग्री का मतलब होता है, देखो आप समथिंग को समथिंग से कंपेयर कर रहे हो, डिग्री ऑफ वेरिएशन, समथिंग इज कंपेयर्ड विद समथिंग, दैट इज डिग्री। सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग डिग्री तो इट इज अ रिलेटिव मेजर, ठीक है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है कि मैंने एक सेट ऑफ डेटा और मीन, सपोज मीन से सबको मैं चेक कर रहा हूं वेरिएशन कितना है, मैं मीडियन से सबका वेरिएशन चेक कर रहा हूं, मैं मोड से सबका वेरिएशन चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस तरह के वेरिएशन अगर चेक कर रहा हूं तो मैं अमाउंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहा हूं। अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज योर एब्सोल्यूट मेजर। और डिग्री का मतलब है कि कितने गुना की डिग्री है, कितने टाइम्स की डिग्री है ना। तो अगर आप इस तरह से जो टाइम्स वाला वेरिएशन या समथिंग इस तरह का वेरिएशन निकाल रहे हैं तो आप रिलेटिव मेजर को फाइंड आउट करें। सो डिग्री के लिए रिलेटिव मेजर होता है। 214 का ऑप्शन नंबर रहेगा ए। ओके, 215 पे आते हैं। 215 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सीरीज विद वेरिंग साइज और नंबर ऑफ आइटम्स, वेरिंग सेंट्रल वैल्यूज और यूनिट ऑफ कैलकुलेशन, ओनली डैश मेजर्स कैन बी यूज्ड। देखो अगर कंपैरिजन हमें करना है बिटवीन टू और मोर सीरीज विद वेरिंग साइज और नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना, वेरिंग सेंट्रल वैल्यूज और यूनिट्स ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आप क्या करोगे? देखो चेक करने के लिए, एक सीरीज को दूसरे से कंपेयर करने के लिए एब्सोल्यूट मेजर्स ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर्स में आर नॉट यूनिट फ्री। मेरी बात समझो। मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है, एक सेकेंड, मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है, 0, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 20, ये रुपीज में है। मेरे पास एक और डेटा है 3, 5, 9, 6, 11, 15, 20, 25, ये डॉलर्स में है। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। तो अब अगर आप एब्सोल्यूट मेजर लोगे तो आपका आंसर, आपके सही आंसर्स नहीं मिलेगा आपको यहां पर अगर दोनों सीरीज को एक्चुअली में कंपेयर करना है तो रिलेटिव मेजर लेना पड़ेगा, रिलेटिव मेजर, है ना। तो इसीलिए बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन डैश मेजर्स आर यूजफुल, तो यूज कौन से किए जाएंगे वहां पर? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर्स आर ऑलवेज बेटर देन एब्सोल्यूट मेजर बिकॉज रिलेटिव मेजर्स आर यूनिट फ्री एंड एब्सोल्यूट मेजर्स आर नॉट यूनिट फ्री। वहां यूनिट्स का इफेक्ट पड़ता है। ओके, 216, 216 द रिलेशन रिलेटिव रेंज। सर रिलेटिव रेंज का रिलेटिव मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रेंज, ठीक है, एंड सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स
हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। लॉ में बताता हूं आपको कैसे। देखो, द रिलेशन रिलेटिव रेंज का मतलब समझ लेना पहले, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन डिवाइड बाय सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो भाई अब ये आ गया आपका एब्सोल्यूट रेंज, ये आ गया सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका बन गया मुझे बताओ आप? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बन गया। तो सर बिल्कुल सही है, रिलेशन ऑफ रिलेटिव रेंज इज दिस वन एंड द ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट्स ऑब्वियसली करेक्ट। 217 पे आ जाओ बच्चों, 217 पे आ जाओ। द रिलेशन एब्सोल्यूट रेंज, ये यहां पे तो कॉमा लगाओ ना यार, एब्सोल्यूट रेंज इज इक्वल टू रिलेटिव रेंज अपॉन सम ऑफ द टू एक्सट्रीम्स इज, ओके। रिलेटिव रेंज, पहले तो रिलेटिव रेंज हमने अभी सीखा, रिलेटिव रेंज का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो यहां पे एक बार सॉल्व करता हूं मैं इसको, ठीक है, एक सेकेंड। अब ये एब्सोल्यूट रेंज इज इक्वल टू रिलेटिव रेंज अपॉन सम ऑफ द टू एक्सट्रीम्स, क्या ये सही है? आओ यहां निकाल के देखते हैं। रिलेटिव रेंज का फॉर्मूला हो गया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये हो गया रिलेटिव रेंज अपॉन सम ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, सम ऑफ द टू एक्सट्रीम यानी 1 अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, मेरी बात समझ रहे हो? गॉट इट और नॉट? बोलो बच्चों बोलो। ये आपका जो है रिलेटिव रेंज है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है। इस कॉफिशिएंट ऑफ रेंज को मैंने डिवाइड कर दिया सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स से, यानी कि इससे डिवाइड कर दिया। सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का होल स्क्वायर। और वो कह रहा है कि ये बराबर होना चाहिए किसके? एब्सोल्यूट रेंज के। एब्सोल्यूट रेंज मतलब इज इट इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट? सर बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ एक बात पक्की थी सर, वो ना आपको सम ऑफ द टू एक्सट्रीम से डिवाइड करने को ना बोलता, वो आपको सम ऑफ द टू एक्सट्रीम से अगर 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 मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता सर। फिर पता क्या होता? फिर ये कट जाता, फिर आंसर क्या आता? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मतलब कि फिर किसके बराबर होता? फिर ये एब्सोल्यूट रेंज के बराबर होता। लेकिन उसने भाई मल्टीप्लाई करने के लिए भाई नहीं बोला सर, किसके क्या करने के लिए बोला? उसने डिवाइड करने के लिए बोला। तो भाई डिवाइड में तो आंसर नहीं मिल रहा है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है। तो 217 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फॉल्स। 218 इन क्वालिटी कंट्रोल डैश इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप यूज करते हो क्वालिटी कंट्रोल में किस चीज को? बेटा रेंज को यूज करते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखो क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। वैसे क्वालिटी कंट्रोल मतलब चेकिंग ऑफ क्वालिटी मतलब सर क्वालिटी की चेकिंग का मतलब होता है बेटा कि आपने एक मीन देखा और आप सारी चीजें ढूंढ रहे हैं मीन से कितना दूरी पे है, मतलब एक स्टैंडर्ड्स आप सेट करके सारी टर्म्स को उन स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस से देख रहे हैं भी कितना दूरी पे है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। क्योंकि आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स की, मतलब एक्स की पूरी सीरीज की हर वैल्यू में से आप मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर करके उसका सिंपल अर्थमेटिक मीन लेके उसका स्क्वायर रूट लेते हो। तो यहां पर आप x की हर वैल्यू को एवरेज से डिफरेंस करके देखते हो, है ना। तो आप क्वालिटी चेक करते हो। सर क्वालिटी चेक करने का मतलब क्या होता है? बेटा क्वालिटी चेक करने का मतलब ऐसा होता है कुछ, देखो मान लो सपोज कर लो कि हमने कोई भी वेजिटेबल, कोई फ्रूट, मान लो एप्पल, है ना। एप्पल की सर एक पेटी रखी मैंने, यहाँ पे एप्पल की एक पेटी रखी, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड एप्पल फिक्स कर दिया सर, ये एक स्टैंडर्ड है मेरा एप्पल का, मतलब इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी तो उस एप्पल की होनी चाहिए, तभी इसको पास करेंगे, तभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, सपोज कर लो, है ना। तभी हम उस वीट समझ लो, तो इस स्टैंडर्ड क्वालिटी से ऊपर का वीट होगा तो ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ। तो अब हमने एक एप्पल को फिक्स किया, ये उसका स्टैंडर्ड है, ठीक। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो हो गया उसका एवरेज। अब उसका एक ऊपर का पार्ट है, मतलब उससे बढ़िया। अब सारे के सारे बिल्कुल वही एप्पल थोड़ी होंगे, कुछ उससे बढ़िया होंगे, कुछ उससे घटिया होंगे। तो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लेते हैं चेक करने के लिए, लेकिन
हम क्वालिटी चेक करने के लिए उस एप्पल से बढ़िया एप्पल को लें तो वो लार्जेस्ट वैल्यू है, उस एप्पल से घटिया एप्पल को लें तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और हम रेंज से भी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा एप्पल हमें एक्सेप्ट करना है और कौन सा एप्पल हमें रिजेक्ट करना है। सो रेंज इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो द 218 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डैश फैक्टर हेल्प्स टू नो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों करेक्शन फैक्टर, सर कैसे? बच्चों करेक्शन फैक्टर जब तक निकालोगे नहीं, देखो आपके पास सीरीज है, मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं मैं। आपके पास एक एक्स सीरीज है, ओके, 0 से नहीं 10 से लेता हूं, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, आपके पास ये सीरीज है, राइट। और आपको इसका सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना होगा सर? मीन लेना होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ भी फ्रीक्वेंसी है। अब मीन के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ आप मुझे। मीन के लिए आपको इसका करेक्शन फैक्टर से करेक्ट करके आप मिड वैल्यू लोगे, मिड वैल्यू लेने के बाद ही तो आप आगे गाड़ी चलाओगे बेटा। तो करेक्शन फैक्टर जब तक लगाओगे नहीं तब तक आप यहां पर इस फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन कैसे करोगे? मूव ऑन क्या मतलब? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n एंड द स्क्वायर रूट। इसकी तरफ मूव ऑन करने के लिए आपको एक मिड वैल्यू चाहिए, आपको कुछ तो चाहिए। करेक्शन फैक्टर लगा करके आप इस इंक्लूसिव सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव ऑन करोगे। तो 219 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके, 220 पे आइए बच्चों, 220 पे 220 ऑप्शन है। डैश इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द साइज ऑफ द सैंपल। अब सर कौन सेंसिटिव है बताओ, मुझे बताओ कौन सेंसिटिव है? रेंज। जैसे ही मैं सैंपल के साइज को बढ़ाते चला जाऊंगा, मेरी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यूज कुछ बदलती चली जाएंगी, है ना, और जैसे ही बदलेंगी रेंज बदलेगी। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव कौन है? 220 का ए ऑप्शन, रेंज बहुत सेंसिटिव है ना। एज अ सैंपल साइज इंक्रीजेस रेंज ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीज, क्योंकि जैसे सैंपल साइज बढ़ाऊंगा हो सकता है लार्जेस्ट वैल्यू बढ़े, हो सकता है स्मॉलेस्ट वैल्यू में नीचे की तरफ बढ़े, हो सकता है लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़े। तो जैसे ही लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, हमारा रेंज भी बढ़ता चला जाएगा। तो यस, 221 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, एज अ सैंपल साइज इंक्रीज रेंज ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीज थ्रू नॉट प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही है भाई, ये थोड़ी सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे रेंज उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा, पता नहीं है, प्रोपोर्शनेटली थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपने सैंपल साइज इंक्रीज किया, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 5 नंबर और जोड़े रेंज में भी 5 नंबर और जुड़ जाएंगे, आपने 10 नंबर और जोड़े रेंज में 10 नंबर और जुड़ जाएंगे। वो डिपेंड करेगा जो नंबर आप ऐड ऑन कर रहे हो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज कितनी है, नॉर्मल वैल्यूज कितनी है, वो काफी बातों पर डिपेंड करेगा। तो प्रोपोर्शनेटली रेंज नहीं बढ़ा करता, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन 222 का वो करेक्ट है। 223 एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस रेंज ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीज। यस, बी ऑप्शन करेक्ट, अभी बताया मैंने आपको। द डिपेंडेंस ऑफ रेंज ऑन एक्सट्रीम आइटम कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग। हाँ, क्वालिटी क्यूडी ले लो सर, आप क्वार्टाइल डेविएशन ले लो, ये सही है। देखो, रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मतलब आप इधर से भी एक्सट्रीम पकड़ के चल रहे हो, ये एक सेट ऑफ डेटा है, आप ये लार्जेस्ट वैल्यू इधर से एक्सट्रीम पकड़ के चल रहे हो, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इधर से एक्सट्रीम पकड़ के चल रहे हो, तभी रेंज निकल रहा है। परफेक्ट बच्चों, मैं अगर इनको अवॉइड करना चाहता हूं तो मैं क्यूडी ले लूं, तो पहली 25% आइटम छोड़ सकता हूं मैं क्वार्टाइल डेविएशन में, है ना। आप बात समझना मेरी, यहां आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया, उसके बाद यहां पर आपका मैं कहता हूं मान लो थर्ड क्वार्टाइल आ गया, तो पहली 25% और आखिरी की 25% आइटम ये अवॉइड हो गई है। तो जब यही अवॉइड हो गई है तो सर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने आप अवॉइड हो गए, क्योंकि बीच की 50% आइटम के ऊपर ही आपका क्वार्टाइल डेविएशन डिपेंड करता है, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। तो यस, क्वार्टाइल डेविएशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्यों सर? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ही उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 - Q1, और सेमी का मतलब होता है आधा। तो क्या बन गया बच्चों? ये अपने आप में क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। तो यस, 225 का ये ऑप्शन सही है। 226 व्हेन फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू 20, थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज, भाई अब निकाल लो इसको, क्या दिक्कत है? 30 - 20/2, तो 10 आ गया, 5 आ गया, सॉरी 5 आ गया, है ना। तो 226 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। 226 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है।
ओके आगे बढ़ो बच्चों, 227 पे आए। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोटेड बाय, ये रहा यार, आधा ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस, है ना, वेरिएंस होता है, ठीक, क्योंकि अपने फॉर्मूला पढ़ा यार, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। मीन ऑफ दिस, यार मीन नहीं निकालूंगा, देखो मीन तो कर लेना यार खुद ही, मीन नहीं निकाल लेंगे, अब बहुत लेवल अप हो गया अब हमारा, अब मीन कहाँ निकालेंगे, ठीक है। 231 फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस एज्यूम्ड मीन कैन बी टेकन एज, यार ये इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एज्यूम्ड मीन एज्यूम्ड होता है यार, एज्यूम्ड पे आपका बस थोड़ी चलता है यार, फिर भी आप एज्यूम्ड मीन अगर लेना ही चाहते हो तो एज्यूम्ड मीन क्या लोगे आप बताओ मुझे, क्या लोगे एज्यूम्ड मीन? आप इसके बीच में डिफरेंस ले सकते हो, देखो ये क्या है डिफरेंस, 15, इधर 25, इधर 35, इधर 45, इधर 55, इधर 65, तो ले लो 35 ले लो 45 ले लो, अभी ये दो ऑप्शन में दोनों दे देता है ये, ठीक है ना। तो अभी 231 का अभी मैं क्या बोलूँ आपको, है ना, मैं खुद धर्म संकट में फंस गया यार, तो मैं खुद धर्म संकट में फंस गया भाई, जो तुम्हारे को ठीक लगे उस पर क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हाँ अगर ये होता ना बच्चों, ये एक ऑड नंबर ऑफ सीरीज होती, अभी तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, एक और होता ना 70 to 80, फिर मैं कंफर्म कह देता आपको यार कि 45 ले लो। अभी यहाँ पे 35 बोलता है तो ठीक है, 45 बोलता है ठीक है, जो ठीक है वही ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 231 के आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन, ट्रू, ठीक है ना। चॉइस ऑफ ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन कह लो, चॉइस मतलब कौन सा आपने ओरिजिन लिया इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज इन ओरिजिन, ओरिजिन चेंज करने से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता। क्या चेंज करने से स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क पड़ता है? स्केल चेंज करने से फर्क पड़ता है, तो ओरिजिन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन सही है, ट्रू है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इनटू 100 करते हैं, तो ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कह सकते हो उसको, सीवी, है ना, इनटू 100 कर दो नहीं करो तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ओके। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 234 पे आ जाइए। द वैल्यू of the standard deviation will change if any one of the observation is changed. स्टैंडर्ड डेविएशन बदलेगा अगर कोई ऑब्जर्वेशन बदल दे। बेटा देखो, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन बदल दे मतलब x की कोई एक वैल्यू बदल रहे हो आप, x की कोई एक वैल्यू बदलोगे, ऑब्वियसली x माइनस एक्स बार बदलेगा, उसका स्क्वायर बदलेगा, उसका सिग्मा बदलेगा, उसका मीन बदलेगा, उसका स्क्वायर रूट बदलेगा, तो यार चेंज तो आएगा ही, मैं को कह रहा हूँ नहीं आएगा, चेंज आएगा सर। व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 0। अभी सब आप x की वैल्यू सारी सेम ले लो सर, मीन भी वही आएगा, सेम आएगा। अब x की हर वैल्यू में से वही सेम नंबर माइनस मीन, मतलब x की जो हर वैल्यू है वही आपका मीन है, अगर आप उसको माइनस करोगे तो x माइनस एक्स बार वही सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वही 0 हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास ना स्टैंडर्ड डेविएशन बचेगा ना आपके पास वेरिएंस बचेगा, सब सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर वैल्यू लाई क्लोज टू द मीन द स्टैंडर्ड डेविएशन आर स्मॉल, कम। देखो जितनी वैल्यूज आपकी मीन के आसपास होती चली जाएंगी, जितनी वैल्यूज आपकी मीन के आसपास होती चलेंगी, उतना आपका क्या होगा, x माइनस एक्स बार की वैल्यूज उतनी ही स्मॉल होती चली जाएंगी। मेरी बात समझना क्या बोल रहा, द वैल्यू लाई क्लोज टू द मीन, जितनी अगर x की सारी वैल्यूज आपकी मीन के आसपास हैं, राइट, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, x माइनस एक्स बार की वैल्यू स्मॉल है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू स्मॉल है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल है, बाय n की वैल्यू स्मॉल है, उसका सिग्मा की वैल्यू स्मॉल है, उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू स्मॉल है, तो भाई पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन ही स्मॉल है रे। तो 36b, इफ द सेम अमाउंट इज एडिड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द वैल्यूज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन शेल अनचेंज्ड, क्योंकि आप सेम नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ओरिजिन की बात कर रहे हो, और ओरिजिन का कोई इफेक्ट वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, अरे भाई ओरिजिन का तो मीन मीडियन मोड पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता यार, नहीं मीन पे पड़ता है यार, मीडियन पे पड़ता है, ओरिजिन पड़ता है, मीन पे पड़ता है, मीडियन पे पड़ता है, मोड पे पड़ता है, ठीक है, वहां पड़ता है, डिसवर्जेंस में नहीं पड़ता, वेरिएंस में नहीं पड़ता, मीन डेविएशन में नहीं पड़ता, ठीक है, हाँ यहाँ नहीं पड़ता, मीन मीडियन मोड में पड़ता है। ओके 238,
if the same amount is added or subtracted from the values, the mean shall increase or decrease by the same amount. by the same amount. मीन पे ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है साहब, कौन कहता नहीं पड़ता, पड़ता है. 239, if all the values are multiplied by the same quantity, the dash and dash also would be multiplied by the same quantity. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ सर दोनों के ऊपर स्केलर इफेक्ट है. मीन एंड मीडियन, इसके ऊपर भी स्केलर इफेक्ट है. मीन एंड मोड, स्केलर इफेक्ट है. मीडियन एंड डेविएशंस, डेविएशंस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि डेविएशंस अगर आप x की हर वैल्यू में से कोई एक कॉमन नंबर 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार उस पर भी डेविएशन पर भी फर्क पड़ेगा. पड़ता है सर. a भी ठीक है, b भी ठीक है, c भी ठीक है, d भी ठीक है. ठीक तो सारा कुछ ही है 239 में, पर इसका आंसर जो है वो आपको दे रखा है. इसका आंसर जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है a. सर मेरी समझ से बाहर है कि इसका आंसर 239 का a क्यों है, मुझे नहीं पता. A B C D सभी ग्रुप्स का इफेक्ट पड़ता है स्केल का. मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी, द डैश एंड डैश सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. ठीक. लेकिन ये हो सकता है बच्चों कि मीन आपका बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेस्ट मेजर ऑफ डिसवर्जन है, थ्योरी के हिसाब से ना. थ्योरी प्रैक्टिकली भी मीन आपका बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेस्ट मेजर ऑफ डिसवर्जन है. तो थोड़ा सा लगाव बायस्ड होकर के हमने इसके आंसर को ठीक कर दिया, तो मैं नहीं कह सकता, बट सारे ऑप्शंस ठीक हैं. तो क्वेश्चन रॉन्ग है बच्चों, क्वेश्चन रॉन्ग है. ऑल ऑफ द अबव आर ओके. ठीक है, सारे ऑप्शंस ठीक है. 240, फॉर ए मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल, मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल समझ रहे हो ना, ये वाले, ये वाले, ये मैंने इसलिए यहीं पे रखे हुए हैं अभी. ये वाले, ये दोनों नॉन सिमेट्रिकल है. ठीक है ना, सिक्यूर टुवर्ड राइट, सिक्यूर टुवर्ड लेफ्ट. ओके. तो क्वेश्चन क्या है, फॉर ए मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टल डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन 3. नहीं 240 बढ़ रहा हूं ना. मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी ये है तो बात सही, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा आप आगे ना, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में आगे पढ़ेंगे आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. लेकिन ये जो बात लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है बच्चों, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे लागू होती है. सिमेट्रिकल बोले तो यहां पे ये बात लागू होती है. और ये बुक वाले ने क्या बोला आपको, नॉन सिमेट्रिकल. तो भाई नहीं, देखो सिमेट्रिकल बोलता तो मैं यस बोलता, ट्रू, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल है तो इसका आंसर है फॉल्स. सही, 240 का बी ऑप्शन है. ओके. 241, फॉर ए मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वही क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन 3. नहीं यार, क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन 3. आप पढ़ेंगे, अगर कोई बच्चा कर चुका है चैप्टर ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उसको पता होगा क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन. यार क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन. हाँ सही है, 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन, बट 1/3 स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं. तो भाई ये फॉल्स है. अगर ये 2/3 बोलता तो मैं ठीक करता, ये 1/3 बोल रहा है, गलत कह रहा है, तो इट्स अ फॉल्स. ओके. तो 241 का ऑप्शन गलत है, फॉल्स है. फॉर ए मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से नॉन सिमेट्रिकल, प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, probable error of standard deviation is equal to standard deviation by 3. यार ये कहीं गिवन तो है नहीं कुछ भी. probable error of standard deviation is equal to standard deviation by 3. एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर होता है. ये सही है. ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो सही है, लर्न नहीं करना है. बाकी कहीं लिखा तो ये भी नहीं हुआ है आपकी बुक के अंदर, कहीं मेंशन नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई कुछ नहीं. वही है ना, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं. सो व्हाट शुड यू डू, लर्न, रट्टा पट्टा क्या करूं और क्या बोलूं, है ना. लर्न कर लो यार, लर्न कर लो.
कि प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इक्वल टू 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यार कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, बस. और मैं इससे ज़्यादा इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है ना. लर्न करना पड़ेगा यार, ठीक है. छोड़ना चाहो छोड़ दो, लर्न करना चाहो माइंड में कहीं लर्न कर लो, कहीं कोने में कहीं सेटल कर लो इस बात को. ओके, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सर मीन डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है. देखो कौन सा आंसर है फिर. मीन डेविएशन इंटू 100 अपॉन मीन, ठीक है. तो 244 में आपको मीन डेविएशन अपॉन मीन और मीडियन, हाँ मीडियन भी हो सकता है नीचे, मीन की जगह पे मीडियन, क्योंकि आपके पास होता क्या बेसिकली मीन डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन मीन से भी निकाल सकते हैं और मीडियन से भी निकाल सकते हैं. तो आपके दोनों ऑप्शन सही चल रहे हैं, तो ये ठीक है, ठीक है ना. मीन डेविएशन अपॉन मीन और मीडियन इंटू 100, राइट. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये होता है सर, इंटू 100. तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, ये ठीक है, ये क्वार्टाइल डेविएशन है, अपॉन मीडियन, ये भी ठीक है. अच्छा नहीं रुको, ऊपर को 2 से डिवाइड करो यार, नीचे भी 2 से डिवाइड करो, ठीक है ठीक है ठीक है. अब ऊपर क्या बन गया आपका? ऊपर बन गया Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन. और नीचे क्या बन गया? Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू मीडियन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सही है. तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये इसके बराबर है. दिस ऑप्शन इज ट्रू. परफेक्ट, फाइन. ओके, ये हो गया 245. 246, कार्ल पियर्सन्स मेजर्स. कार्ल पियर्सन्स कहां से ले आए हो यार अब इसमें? मेजर्स गिव्स कोफिशिएंट ऑफ मीन वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नन. बच्चों कार्ल पियर्सन्स मेजर्स जो होता है ना आपका, उसका एक फॉर्मूला आप नोट करिए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ये नोट करिए आप, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ये है कार्ल पियर्सन्स मेजर्स. अब अगर कार्ल पियर्सन्स मेजर ये है तो भाई मैं ये मानता हूं कि इस फॉर्मूले से आप एक तो मीन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर इंप्लीमेंट करें तो, एक आप स्टैंडर्ड डेविएशन को आइडेंटिफाई करेंगे कर पाएंगे, आई मीन अगर आप करना चाहें तो इन दोनों के गुफ्तगू से, इन दोनों की वार्तालाप से, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप CV निकाल सकते हो. क्योंकि CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये कहीं लॉजिक बिठा करके ऑप्शन नंबर C करेक्ट बनेगा, और इसके अलावा और कोई लॉजिक बन नहीं रहा बच्चों. कार्ल पियर्सन्स मेजर्स का फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में मीन पड़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ा है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों किस में पड़े हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में पड़े हैं. बस तो जुगाड़ बना करके ऑप्शन C करेक्ट बनेगा, और कुछ नहीं इसमें करने लायक, है ना. तो अपना करो और आगे बढ़ो. चलो 247, अभी 247 कराया था बच्चों मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कि इन डैश रेंज हैज द ग्रेटेस्ट यूज. तो अभी हमने पढ़ा था, देखो वैसे तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन चलता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का सब्स्टिट्यूट कौन है सर? रेंज उसका सब्स्टिट्यूट है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. मीन इज एन एब्सोल्यूट मेजर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन इट, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ रिलेटिव. सही है सही है सही है. 248, मीन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, मीन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड अपॉन इट, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. नहीं यार, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से, ये गलत है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिलेटिव मेजर, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है. नहीं, ठीक है ना. तो ये फॉल्स है, रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अगर ये CV बोलता ना फिर तो मैं मान लेता बात है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रिलेटिव मेजर नहीं है. सही है. क्वेश्चन नंबर 249, सेमी क्वार्टाइल रेंज.
semi-quartile range is 1/4 of the range in a normal symmetrical distribution. Semi-quartile range, quartile range का आधा, क्वार्टाइल डेविएशन का आधा। तो रेंज मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या है साहब? Q3, एक मिनट 1/4 ऑफ द रेंज इन ए नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, रुको बच्चों, क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन क्यों हो जाएगा? क्वार्टाइल रेंज का मतलब है क्वार्टाइल्स के बीच में दूरी। देखो समझ गए हो, पकड़ में आ गए हो। क्वार्टाइल रेंज का मतलब है बेटा Q3 माइनस Q1। मेरी बात समझना, रेंज दूरी है ना। रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इफ यू हैव दिस टू क्वार्टाइल्स, Q1 is the smallest, Q3 is the largest, then what is the range of the quartile? Q3 minus Q1। ठीक है, तो सेमी क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है इसका आधा। ये हो गया सेमी क्वार्टाइल रेंज। अब Q3 माइनस Q1 मतलब कितने परसेंट आइटम? Q3 माइनस Q1, Q3 तक में आपकी, ये लो यहां बना के दिखाता हूं मैं प्रॉपरली। ये आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये आपका मीडियन है, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, सेमी उसका हाफ, आधा। और इसमें कितने परसेंट आइटम्स कवर हो गई आपकी? आप बात समझना, पहले आप ये देखो Q3 और Q1 में कितने परसेंट आइटम कवर हो गई? 50%। क्योंकि Q1 का मतलब होता है 25%, Q3 का मतलब होता है 75%। तो 75% माइनस 25% इज इक्वल टू 50%। 50% का आधा इज इक्वल टू 25%। समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, सेमी क्वार्टाइल रेंज मतलब कि कितने परसेंट आइटम हो गई? 25%। इज, ये किसके बराबर है? 1/4 ऑफ द रेंज इन द नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया 100% आइटम्स। नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है ना, उसकी रेंज का 1/4, उसका 1/4 मतलब कितने परसेंट आइटम? सर वो भी 25% आइटम। हाँ तो सर बिल्कुल बराबर है ना, यस है ना सर, इक्वल है ना सर, बढ़िया है ना सर, यस। सेमी क्वार्टाइल रेंज इज 1/4 ऑफ द रेंज इन द नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट है सर, ऑप्शन बिल्कुल डन, फर्स्ट क्लास। 249, 250 whole frequency table is needed for the calculation of range। हाँ सर सही है ना, for the calculation of range। देखो अगर आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं होगी, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम कैसे पता चलेगी? आपके पूरी टेबल होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड तक चला गया। आखिरी वाला नंबर है 90 से 100, शुरू वाला है 0 से 10, तो 100 माइनस 0, रेंज कितनी निकलेगी? 100। तो यस, पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल होगी तभी गाड़ी चलेगी, तो रेंज निकलेगी। तो 250 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 251 रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेक डेविएशन इन सिमिलर यूनिट कंपेरेबल। सही है, सही है, सही है कि नहीं है? सही है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेक्स डेविएशन इन द सिमिलर यूनिट। सिमिलर यूनिट क्योंकि रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री होते हैं, उसको कंपेरेबल कर देता है वो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन कितने परसेंट आइटम के ऊपर बेस्ड है? मिडल 50%। अभी मैंने ये देखो यही बना हुआ है, ये लो, मिडल 50% आइटम के ऊपर क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन, बच्चों पहले ना इस फॉर्मूले, इसकी येस और नो करने से पहले मैं आपको इसकी बात बता दूं, है ना, इसकी बात बता दूं। इसकी बात ये है कि मीन डेविएशन जो होता है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये है, अगर मीन डेविएशन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो बड़ा कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का 80%, ये 80% है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का 80% किसके बराबर है? मीन डेविएशन के बराबर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा हुआ ना, मीन डेविएशन छोटा हुआ ना, तो इट सिंपली मींस मीन डेविएशन इज लेसर देन व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेसर देन मीन डेविएशन। गलत बोल रहा है, फिर गलत बोल रहा है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स।
254. Coefficient of variation CV is independent of units of measurement. True, क्योंकि coefficient of variation relative measure है. अब रिलेटिव मेजर जितने भी होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, तो ये यूनिट फ्री बोल रहा है, इंडिपेंडेंट है ना. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए रिलेटिव मेजर. ट्रू, रिलेटिव मेजर ऑफ, अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ मीन 255 है ना, 255 मीन डेविएशन रेंज. रिलेटिव मेजर किसका है? डिसवर्जन का है सर. 255 डी है ना, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिसवर्जन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मीन से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 256. सी ऑप्शन करेक्ट है, 256 का बिल्कुल सही. 257. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू किसके बराबर है? कोएफिशिएंट ऑफ Q3 माइनस Q1, ये लो, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100. अब इससे मिलता जुलता देख लो, वो अभी बताया था मैंने, बाय 2 करो, तो ये क्या बन गया? ऊपर बन गया क्वार्टाइल डेविएशन, नीचे बन गया मीडियन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे, 257A. ओके, इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 15, अर्थमेटिक मीन इज रिड्यूस्ड बाय 15. ओरिजिन इफेक्ट है, पढ़ाया था, सोचो, है ना. अगर सारी आइटम में 15 माइनस कर दोगे, अर्थमेटिक मीन 15 से माइनस हो जाएगा यार, ओरिजिन इफेक्ट है. और इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10, द रेंज इज अनचेंज्ड, क्योंकि रेंज के ऊपर ओरिजिन इफेक्ट नहीं है भैया. रेंज डिसवर्जन बताता है, और डिसवर्जन के जितने भी टूल हैं, वो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन है, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन है, चाहे वो आपका रेंज है, चाहे वो आपका कुछ रेंज है, ये सभी के सभी ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं है सर. ये सब के सब किससे इफेक्टेड है? स्केल से इफेक्टेड है, स्केल से. स्केल की भी मॉड्यूलस वैल्यू से बच्चों, अगर सारे नंबर किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएं, ठीक है, और आप यहां दूसरी जगह पर आप सभी नंबर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई और आप रेंज ऑफ y निकाल लें, तो आप रेंज ऑफ x तक कैसे पहुंचेंगे? ये देखो, आप रेंज ऑफ y निकाल लें तो आप रेंज ऑफ x तक कैसे पहुंचेंगे? तो b की मॉड्यूलस वैल्यू यानी स्केल की मॉड्यूलस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये भी ध्यान रहे, स्केल इफेक्ट भी ध्यान रहे. लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपसे ओरिजिन इफेक्ट के बारे में बात करें रहा, तो ओरिजिन इफेक्ट का तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं. इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनचेंज्ड, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. डिसवर्जन टूल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है. उसके बाद आगे चलो, 261. इफ द वेरिएबल्स आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके ऊपर कहां से फर्क पड़ेगा? उसमें भी नहीं पड़ेगा, ओरिजिन इफेक्ट है. इफ द वेरिएबल्स आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम प्रपोर्शन, ओके, प्रपोर्शन, स्केल, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज चेंज्ड बाय द सेम प्रपोर्शन, क्योंकि उसको स्केलर इफेक्ट तो फर्क पड़ेगा ना उसके ऊपर. द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन निकालना है भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सिग्मा x अपॉन n. अब फर्स्ट ऑफ n नेचुरल नंबर का सिग्मा क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. और नीचे एक और n पड़ा हुआ है, ये वाला, n से n कट, तो क्या बनेगा? n प्लस 1/2. सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक. 264. इफ द क्लास इंटरवल इज ओपन एंड, देन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड. मीन नहीं निकलेगा सर, मीन निकालने मुश्किल है. 264, ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, अर्थमेटिक मीन में भी दिक्कत आएगी. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मीन. फ्रीक्वेंसी की तो उससे पहले दिक्कत है, क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन अगर लगा लोगे तो फ्रीक्वेंसी का पता नहीं चलेगा कि जीरोज, अब जैसे मान लो ओपन एंड है बिलो 10, अपने को क्या पता सर बिलो 10 में 5 to 10 है, 6 to 10 है, तो जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं पता लगेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं पता लगेगी तो मीन नहीं पता नहीं चलेगा. तो 264 का पहला ऑप्शन आप फ्रीक्वेंसी को दो, फ्रीक्वेंसी की वजह से ही अर्थमेटिक मीन निकालने में अपने को दिक्कत आएगी. ओके, 265. विच वन इज ट्रू? क्या सही है? assumed mean plus arithmetic mean of deviations of the term is equal to arithmetic mean. सही है. arithmetic mean means x bar, assumed mean ax, deviations का mean sigma dx upon n,
अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ द टर्म सिग्मा डीएक्स अपॉन एन। तो सिग्मा डीएक्स अपॉन एन में जब एज्यूम नंबर आप ऐड करोगे तो कहां पहुंचोगे, एक्चुअल मीन पे पहुंचोगे ना बच्चों। ये वही वाली प्रॉपर्टी है ऑरिजिन, ठीक है ना। अगर मान लो ये आपकी वाई सीरीज है, तो वाई सीरीज का मीन से हम पहुंचना कहां चाह रहे हैं, एक्स सीरीज के मीन पे, तो वापस से वो एज्यूम नंबर आपको क्या कर देना पड़ेगा उसके अंदर, प्लस। तो यस, ऑप्शन ए करेक्ट है, 265 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 266, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन बी 25 एंड वन टर्म इज 18 दैट द डेविएशन ऑफ 18 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अरे यार तो क्या हो गया, ले लो डेविएशन ले लो, 25-18 के बीच में डेविएशन क्या रहेगा। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, वन आइटम, अगर एक आइटम 18 है और उसमें से अगर डेविएशन लेंगे तो 25 माइनस करोगे तो -7 आएगा ना यार, है ना। तो डेविएशन आएगा -7। फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड द क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ के ले लोगे तो अच्छा रहेगा, इक्वल लेंथ ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसकी मिड वैल्यू निकाल पाओगे, मिड वैल्यू निकाल लोगे तभी स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर पाओगे। सो फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड द क्लास इंटरवल, जब तक वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे तब तक मिड वैल्यू नहीं निकलेगी, मिड वैल्यू निकलेगी तब तक आप उसका मीन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, 268, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल इज डैश व्हेन टेकन अबाउट अर्थमेटिक मीन। क्या कहना चाहता है, sum of the squares of the deviation ये is minimum, ये प्रॉपर्टी थी बच्चों। अगर आप x की हर वैल्यू में से उसका एक्चुअल अर्थमेटिक मीन माइनस करके उसका स्क्वायर करके उसका सिग्मा कर दोगे तो वो सम क्या आएगा, वो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 268 का सी ऑप्शन करेक्ट है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज 6, देन द वैल्यू ऑफ x इज, सबका सम करो बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबका सम करो, 6 से डिवाइड करो और उसको 6 के बराबर रख दो तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। लो, 1 + 3 + 5 + 6 + x + 10 अपॉन 1 2 3 4 5 6 इज 6, देन व्हाट इज x, 36। और इधर देखो 10 और 6 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 36 - 25 11 आंसर है। लो जी, द GM ऑफ 2 and 8 इज, दो नंबर हैं 2 और 8, इनमें GM निकालना है। तो GM का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 8 का स्क्वायर रूट, तो 2 × 8 16, तो अंदर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर काटो 4 इज GM, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 271 है सर, n+1/2 2th टर्म इज मीडियन इफ n इज, कैसा होता है, ऑड होता है ना, ऑड होता है तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाते हो, अगर इवन होता है तो बीच की दो टर्म्स की वैल्यू का आप एवरेज लेते हो, तो दिस इज द फॉर्मूला इफ इट इज ऑड। फॉर द वैल्यूज दिस द मीडियन इज, अरेंज करो निकाल लो। द एब्सिसा ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज the abscissa x-axis of the maximum frequency in the frequency curve, frequency curve आपने बना दिया तो abscissa x-axis पे क्या होगा, x-axis पे क्या होगा भाई, x-axis the abscissa of the, अच्छा maximum frequency का abscissa पूछ रहा है ना, maximum frequency यानी maximum height किसकी होती है, मोड की होती है, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मोड इज, मोड क्या होगा, मोड होगा जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 13 की फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करने वाला कौन सा बंदा है, 5, तो 5 होगा सीरीज का मोड। ओके, 275, 275, द क्लास हैविंग, थक गया हूं मैं, लगा पड़ा हूं फिर भी, ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को, थक गया हूं पूरी तरह से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक, चलो फ्यूल भरो फ्यूल। 275, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास, यार और क्या, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। फॉर determination of mode the class intervals should be, देखो अगर आप मोड निकालना चाहते हो तो आपके क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोड निकालने के लिए आपके ओवरलैपिंग होने चाहिए भाई। कैसे सर, कैसे ओवरलैपिंग, क्यों, क्योंकि अगर बीच में गैप दिखेगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए ना, तभी आपको पता लगेगा ना, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी इतनी, 20 की 30 की फ्रीक्वेंसी इतनी, तो ओवरलैपिंग जब तक नहीं होगा तब तक मोड की कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ओवरलैपिंग में होना चाहिए।
277 फर्स्ट क्वार्टाइल लाइज इन द क्लास इंटरवल ऑफ द n/4 और क्या पहली 25% आइटम द वैल्यू ऑफ ए वेरिएट दैट ऑकर मोस्ट ऑफन मोड होता है जो सबसे ज्यादा ऑफनली आपको दिखता है वो मोड होता है फॉर द वैल्यू दिस द वेरिएबल दिस मीडियन निकाल लेना यार मीडियन तो अरेंज करके 280 इफ y इज इक्वल टू 5x - 20 मीन ऑफ x 30 है देन द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ y तो पुट करो यहाँ पे यार ठीक है पुट करो 15 150 - 30 130 ठीक है तो ए ऑप्शन ठीक है 280 ए ऑप्शन ठीक है 281 इफ y इज इक्वल टू 3x - 100 मीन ऑफ x देखो अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उनके मीन भी लीनियरली कनेक्टेड होते हैं उनके मीन भी लीनियरली कनेक्टेड होते हैं ये प्रॉपर्टी होती है मीन की तो यहां पर x मीन पुट कर दो राइट तो 150 - 100 50 हो जाएगा तो डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है ओके 282 द मीडियन ऑफ द नंबर्स अरे मीडियन निकाल लेना यार मीडियन अरेंज कर लेना क्या रहेगा 9 उसके बाद 10 11 12 13 तो 11 आ गया आपका मीडियन ऑप्शन डी करेक्ट है ओके द मोड ऑफ द नंबर सबसे ज्यादा बार कौन है 7 भी है भाई 3 बार 11 भी 3 बार है तो भाई डी ऑप्शन करेक्ट है 284 इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल इज हाफ्ड द वैल्यू वुड बी क्या होगा मीडियन होगा ठीक है ना 25-75% आइटम का आधा करोगे तो 50% बीच में लाई कर देंगे मीडियन पे आ जाओगे इन ज़ोलजी डैश इज यूज्ड ये क्या क्वेश्चन है सुनो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे ज़ोलजी में आपको भाई ज़ोलजी में आपको जू की टर्म में आपको मिलेंगे जानवर मिलेंगे है ना कोई ज़्यादा मिलेगा कोई कम मिलेगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट क्या मिलेगा वहाँ पर जानवर मिलेगा भाई तो इस आइडियोलॉजी के हिसाब से इस लॉजिक के हिसाब से चीता है शेर है टाइगर है सबसे ज़्यादा मिलने वाले जानवर भी हैं और इसी ज़ोलॉजी के हिसाब से इसको क्या कहा गया है मोड ही लगेगा सर मीडियन पोजिशनल एवरेज देखो बनेगी नहीं एक्चुअल मीन भी कैसे निकालोगे उनका एक्चुअल मीन भी निकलेगा तो सबसे ज्यादा आपका ज़ोलॉजी में क्या यूज होने वाला है मोड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी में याद करो HM बताया था भैया HM बताया था द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन से लेते हो स्टैंडर्ड डेविएशन किससे लेते हो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से लेते हो फॉर्मूला है ना स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x - x बार स्क्वायर अपॉन n तो मीन से लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस जिसमें CV कम होता है CV जितना कम होगा कंसिस्टेंसी उतनी ही ज्यादा होगी ठीक है तो मोर कंसिस्टेंट जिसका मीन जिसका CV कम उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा जिसका CV ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी कम लो बच्चों मैंने अपना वादा पूरा किया मेरा चैप्टर कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट अब एक लाइक शेयर सब्सक्राइब